नमस्कार, आप देखो सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। महापौर चुनाव और पार्षद चुनाव का जो ऊपर नीचे का खेल चल रहा था और लंबे समय से इंतजार था कि समय सीमा समाप्त हो गई है, लेकिन चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे। वो ओबीसी का सारा जो सिर खपाई थी, ओबीसी को आरक्षण देना था। ये आरक्षण भारत को डुबाकर मानेगा। खैर, इस बात पर फिर बात करेंगे। फिलहाल लॉटरी निकल चुकी है और जोधपुर में महापौर का जो चुनाव होना है, जो सीट मिलनी है या जो सीट तय हुई है वो सामान्य है, यानी महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है। चूंकि महिला का जो मौका था वो पिछली बार दिया जा चुका है, तो इस बार पुरुष को मौका दिए जाने की संभावना है। वनिता सेठ और कुंती परिहार दोनों कांग्रेस और भाजपा से महिला महापौर रह चुकी है। 5 साल एक मौका था महिलाओं के लिए, अब पुरुषों को मौका है। इन दिनों जो चर्चा चल रही है और चर्चा के हिसाब से देखें तो पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, किशन लड्डा पूर्व उप महापौर, देवेंद्र सालेचा जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं और पूर्व उप महापौर भी। फिर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र बोहरा, जिनको सम्मान और प्यार से लालजी कहते हैं, और नरेश सुराना। कांग्रेस में ओमकार वर्मा, नरेश जोशी, अनिल टाटिया, प्रदीप गांग। पूर्व महापौर की बात करें तो रामेश्वर दादिच, जो कहते हैं कि मैं घर पर बैठकर 18 घंटे काम करता हूं, इनको मौका दिया जाना बेवकूफ़ी होगी। और ये ताजे ताजे भाजपा में आए हैं, इसलिए भाजपा में रोष बढ़ जाएगा। घनश्याम ओझा बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, सरल व्यक्ति हैं, पूर्व महापौर रह चुके हैं। संगीता सोलंकी पूर्व महापौर, आई थिंक 2.5 महीने महापौर रही थी। प्रसन्न मेहता पूर्व जिलाध्यक्ष, महापौर का चुनाव लड़ा था। अब उसमें कई सारे लोग जैसे राजेंद्र सोलंकी, गणपत चौहान, रमेश बोराना, सुनील व्यास, ये आधे बीच का मामला। बिल्कुल युवा की बात करें तो कुश गहलोत, मनीष लोढ़ा, योगेश गहलोत। भाजपा में महिला चेहरों की बात करें तो इंदिरा राजपुरोहित, कमलेश गोयल, भंवर कंवर। पुरुषों में पवन आसोपा, प्रदीप बेनीवाल। इसमें योगेश व्यास का नाम नहीं है, वो होना चाहिए था, जिसकी चर्चा होनी चाहिए। और सिंधी समाज में किसी महिला का नाम नहीं है, तो सोनिया रामचंदानी का नाम होना चाहिए था इस चर्चा में। और ओबीसी में सुमन सेन। भाजपा में एक युवा चेहरा जो उल्लेखित होना चाहिए था, उसकी कहीं चर्चा नहीं है, जो बड़े दुख की बात है। और वो नाम है जगत नारायण जोशी उर्फ मनु, पूर्व जिलाध्यक्ष। और एक नाम मैं और लेना चाहूंगा, राजेंद्र बोराना। 15 साल तक युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे, कई पदों पर रहे। ये इतने सारे जो नाम हैं, उसमें कई सारे नाम ऐसे हैं जिनका अब शायद उल्लेख करना जरूरत नहीं होना चाहिए। भाजपा में भी ऐसे चेहरे हैं जो या तो मौका पा चुके हैं या अपनी उम्र को पा चुके हैं। अभी जैन जी की बात चलती है, युवाओं की बात चलती है। आमतौर पर जब भी किसी नेता के सामने माइक आता है तो सबसे पहला डायलॉग होता है, मेरे युवा साथियों। भले ही वो खुद 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, लेकिन मेरे युवा साथियों, ये कह कहकर युवाओं को पॉपिंस दी जाती रही, लॉलीपॉप दी जाती रही। अब जैन जी, जिस तरीके से जैन जी जो सड़कों पर उतरता है, और अल्फा, ये भी एक नया शगुफा चल रहा है। लेकिन जैन जी ने बता दिया है कि अगर युवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये राजनीतिक पार्टियों के लिए भी बुरा होगा, ठीक नहीं होगा। अब अगर हम बात करते हैं भाजपा और कांग्रेस के जिन चेहरों पर बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है, तो देवेंद्र सालेचा एक सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यापारी और संगठन में उन्होंने काम किया। पूर्व उप महापौर रहे, जिलाध्यक्ष रहे, उन पर दाग नहीं है। दूसरी तरफ अगर राजेंद्र बोहरा की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष, उनको कहा जाए कि वो फाइटर प्लेन है, उनके भी कोई दाग नहीं रहा और कार्यकाल एकदम तूफानी रहा। कमरे को लेकर, तस्वीरों को लेकर खूब हंगामा किया और खूब हंगामा हुआ भी। ये एक ऐसा फाइटर प्लेन है जिसमें बैठने के बाद टेक ओवर टेक ऑफ के टाइम थोड़ा सा झटका लगे, ऐसा नहीं होगा।
खूब झटके देंगे। किसी की सुनने की जरूरत नहीं, दबने की जरूरत नहीं। ये एक ऐसा नाम है, एक चेहरा है और अनुभव भी खूब है। अगर किशन लड्डा पर बात करें तो गलती हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। किशन लड्डा पर बात करना बेवकूफ़ी है, समझदारी नहीं है। किशन लड्डा बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं, मैं इनके साथ कई सालों तक रहा हूं। बहुत सज्जन व्यक्ति है और पूर्व उप महापौर रह चुके हैं। फिलहाल जहां भी अवैध निर्माण होता है वहां इनका नाम आता है। कई लोग कहते हैं ये किशन जी का निर्माण है या किशन जी से बात कर लीजिए। तो किशन लड्डा पर महापौर जैसा दाव खेलना भाजपा के लिए ठीक नहीं होगा। उसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो ओमकार वर्मा कई बार पार्षद रह चुके हैं और काम के मामले में अच्छी पकड़ है, कार्यकर्ताओं में पकड़ है और फिलहाल जिला अध्यक्ष हैं। दाव खेला जा सकता है, लेकिन उम्र की बात करें तो युवाओं को मौका अगर दिया जाए तो इनकी भी उम्र उन युवाओं में नहीं आती है। नरेश जोशी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं, मेरे हिसाब से अब काफी है। अनिल टाटिया कॉक्स कुटीर के मामले में इनका नाम विवादास्पद है, तो मेरे हिसाब से पार्टी के लिए ठीक नहीं है। बाकी ये कांग्रेस का मामला है। प्रदीप गांग कांग्रेस के पास एक फाइटर प्लेन, आम जनता से जुड़ा हुआ नाम। किसी को फोन कर लो, कभी फोन कर लो, तुरंत उठाएंगे। प्रदीप जी का फोन है और प्रदीप गांग को फोन कर लो कि रात को 2 बजे ब्लड की जरूरत है या थाने में समस्या हो गई है। प्रदीप गांग ऐसे धड़धड़ाते हुए घुसते हैं जैसे एसपी आज ही ज्वाइन किया है। बड़े प्यारे व्यक्ति हैं, जोरदार नाम है, लेकिन यहां गुटबाजी के चलते मुझे नहीं लगता इनको मौका मिलेगा। हां, नाम पर चर्चा हुई है तो सम्मानजनक बात है, अच्छा लगा। रामेश्वर दादिज, शुरू ही मत करो। राजेंद्र कुमार गहलोत, काफी हुआ प्रभु, उम्र भी हो गई है और महापौर रह चुके हैं, दूसरों को मौका मिलना चाहिए। वनिता सेठ, हे भगवान, हे गॉड, प्लीज बचाना। हालांकि इनके आसपास के जो लोग हैं जो वो भगोने में हिलाते हैं, वो कहते हैं कि मैडम को मौका मिलना चाहिए और खुद वनिता सेठ कहती हैं कि मेरे अलावा भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। गलतफहमी निकालो मैडम, आप आएंगे तो सत्यानाश शहर का वैसे ही खूब हुआ है, खूब बदनामी हुई है, इसलिए प्लीज इस पर बात ही नहीं करें। प्रसन्न मेहता जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं और शायद पार्टी इनको मंत्री का पद दे। कहीं कई सारे हैं, जेडीए पड़ी है और इसके अलावा भी कई जगह हैं जहां इनको राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। इंदिरा राजपुरोहित, यहां कहा जा सकता है कि 5 साल इंदिरा राजपुरोहित को पीछे किया गया। ये पहले महापौर रह चुकी होती अगर उस वक्त मौका दिया जाता। बहुत सरल महिला, बड़ी अच्छी महिला, और उस वक्त महापौर होती तो अब शहर की अब तक तस्वीर अच्छी होती, पार्टी में पकड़ होती और पार्टी की सम्मान और इज्जत बढ़ जाता। लेकिन वनिता सेठ को मौका देकर पार्टी का सत्यानाश हुआ, शहर का सत्यानाश हुआ, पार्टी कार्यकर्ता और आम जन पीड़ित रहा। इंदिरा राजपुरोहित पर दाव खेला जा सकता है। क्यों? पवन आसोपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं, एकदम जोरदार व्यक्ति, युवा में अच्छी पकड़ है और मेरे हिसाब से इनके लिए गुटबाजी वाली बात ज्यादा नहीं रहेगी। इनके साथ बहुत सारे लोग हैं। जी, आम जनता की बात करें तो जनता इनके साथ है, पार्टी कार्यकर्ताओं की बात करें तो पकड़ है। लेकिन अब मैं एक नाम लेना चाहूंगा जिसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही। उस युवा नेता की राजनीति के गर्भ में भ्रूण हत्या हुई और उसका नाम है जगत नारायण जोशी, मनु के लिए अगर ये इस पद के लिए पार्टी सोचती है तो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट कोई नाम नहीं है। तमाम के तमाम लोग अच्छे हैं, लेकिन इससे बेस्ट नाम अगर केवल जगत नारायण की बात करें, केवल उन पर सोचा जाए तो बाकी सब नामों पर छोड़ दीजिए। जगत नारायण जोशी, क्या नाम है, काम है। इनके लिए अगर यह कहा जाए कि आम जनता पे पकड़ 100%, कार्यकर्ताओं में पकड़ जबरदस्त, और कौन सा ऐसा स्थानीय नेता है, ऐसा कौन सा अधिकारी है जो उनको नहीं जानता, उनके व्यवहार को नहीं जानता, प्रदेश का कौन सा नेता है जो उनको नहीं जानता। और मेरे हिसाब से तो राष्ट्रीय स्तर के ढेर सारे नेता जगत नारायण जोशी को व्यक्तिगत जानते हैं, उनके काम के तरीके को जानते हैं। और राजेंद्र बोराणा मैं नाम लेना चाहूंगा। अगर वरिष्ठ की बात करें, अनुभव की बात करें, तो राजेंद्र बोराणा का नाम बड़ा सम्मानजनक जगह पर है और बोराणा ने खूब काम किया। 15 साल तक युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, ये आसान काम नहीं है, क्योंकि युवा मोर्चा में मेरे जैसे भी आड़े टेढ़े सब तरह के लोग थे, सबको संभालना, लेकर चलना और काम करवाना। अगर
भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनका बोर्ड बने तो अच्छे नामों पर फिर से गौर करें और कांग्रेस के पास जो नाम है उनमें फिर से सोचें। वैसे कांग्रेस को समस्या आएगी क्योंकि यहां सचिन पायलट वर्सेज अशोक गहलोत होगा। इसमें एक और नाम जुड़ना चाहिए था या उसकी चर्चा नहीं हुई होनी चाहिए थी, करण सिंह उचियार्डा। ये सुनामी अगर इस चुनाव को संभालती है तो भाजपा के लिए भी समस्या होगी। राजेंद्र पालीवाल जिलाध्यक्ष हैं, अच्छी पकड़ है, कार्यकर्ताओं में पकड़, नेताओं में पकड़, लेकिन इस वक्त इनको चुनाव लड़वाना है। अब इनको देखना होगा कि किसके लिए सिफारिश की जाए या किसके लिए बात की जाए कि किसको टिकट दिया जाए। इस वक्त टिकट बहुत सावधानी से देने हैं। थोड़ा सा भी किसी का पक्ष लिया गया, पिछली बार कई सारे लोग जो हारे थे, ढेर सारे लोग, एक दो नहीं बॉस, एक टुकड़ा कांग्रेस की तरफ चला गया, बोर्ड बन गया। नेताओं की सिफारिश, चमचागिरी, ये जो होता है ये पार्टी को डुबाने की बात है। कई नेताओं ने अपने लिए मांगे थे टिकट की, ये मुझे 10 टिकट दिए जाए, 15 दिए जाए, शायद वो 14-15 एक साथ हार गए, इक्का दुक्का को जीता होगा। कई सारे नेताजी के तो गाड़ी धोने वाले ड्राइवर और ऐसे लोगों को टिकट दिया, जान पहचान है, मेरे मित्र हैं, उनकी पत्नी है, भाभी जी हैं, ये सब नाटक भारी पड़ेगा आपको। इसके अलावा मैं एक बात और कहूंगा, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां गलती कर रही हैं और वो है महिलाओं को आरक्षण देना। मैं महिला विरोधी नहीं हूं, मेरे घर में पत्नी है, बहन है, माँ है, सभी महिला हैं, बुआ चाची सब कुछ है, लेकिन महिला का विरोध नहीं कर रहा। मैं ये बात करूंगा कि जितनी महिलाओं को आपने पहले टिकट दिया, एक बार टटोल लीजिए कि जिनको टिकट दिया, जो पार्षद जीत गई थी, उनके पिता, पति, जेठ, ससुर, वो सब पार्षद हैं, वो सब के सब पार्षद। अब आप पिछली जो है वो जो सूची है पार्षदों की, जो महिलाओं के नाम है, उनके आगे देखिए वो किसके मोबाइल नंबर है। सबके सब मोबाइल नंबर किसी के पिता, किसी के पति, किसी के जेठ, किसी के देवर के नंबर है। आप फोन कीजिए, वही उठाएंगे। और तो और वो बदतमीजी कर लेते हैं कि हाँ बोलिए, तो क्या मैडम से बात करिए, क्या काम है साहब, मेरे यहाँ पे नाला ओवरफ्लो हो रहा है या गटर टूटा हुआ है या लाइट की समस्या है, मुझे बताइए मैडम से क्या करना है। सर वो मैडम जो है वो हमारे यहाँ क्षेत्र की पार्षद है, हमने उनको वोट दिया, वो हमारे घर घर हाथ जोड़ने आई थी और हमने उनको वोट दिया है, आप काम से मतलब रखिए, जगह बोलिए, एड्रेस बोलिए, मैं आ रहा हूँ। और वो पति, पिता, जेठ, ससुर वो वहां पहुंचते हैं। और तो और वार्ड प्रभारी उनको पार्षद साहब कहकर नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, पांव के हाथ लगाते हैं, और वो सारी जो टीम होती है वो भी उनको पार्षद साहब कहती है। इससे भी भयानक बात यह है कि ये पार्षद साहब जो पति, पिता, जेठ, ससुर हैं, ये मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, IAS RS मीटिंग लेते हैं, तो वहां अपने पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बेटे की बहू की जगह बैठ जाते हैं, मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। और तो और RS और IAS को पता होते हैं कि ये जो हैं ये उनके पति, पिता, जेठ, ससुर हैं, फिर भी वो झेल लेते हैं, सिग्नेचर वो उनकी जगह कर लेते हैं। मीटिंग अटेंड कर लेना, उनकी जगह काम करना, उनकी जगह सामने पेश होना। और तो और क्षेत्र के विधायक और मंत्रियों को भी पता होता है, वो भी मजाक उड़ाते हुए कहते हैं आइए आइए पार्षद साहब क्या हाल है। उनको पता है ये पार्षद के पिता, पति, जेठ और ससुर हैं। ऐसे एक भी महिला को टिकट नहीं दिया जाए। आप अभी फोन करके देख लीजिए कौन उठाता है। जितनी भी महिलाओं के लमसम 99% महिलाओं के जो रिश्तेदार पुरुष हैं वो उठाते हैं। यही स्थिति जो है वो प्रधान की है और सरपंच और उप सरपंच की है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अभी थोड़े दिनों पहले हम लोग अपनी टीम के साथ फार्म हाउस खरीदने के लिए जमीन ढूंढने गए थे, तो वहां किसी ने कहा कि यहाँ अगर आपको जमीन चाहिए तो सामने व्यक्ति खड़ा है उससे मिल लीजिए, उनके पिताजी यहाँ पर सरपंच है, सरपंच साहब के पुत्र से बात कीजिए। हमने उनसे पूछा कि आपके फादर सरपंच है, उन्होंने कहा हाँ और ये नंबर है। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा मैं सरपंच बोल रहा हूँ फला गांव से, आपको जमीन चाहिए क्या, मैं दिलवा दूंगा। वो वहां दलाली करते हैं, जोधपुर के आसपास की जगह है। फिर हमने पता किया, किसी मित्र को फोन किया कि ये सरपंच है, उनका फोन आया था, जमीन दिखा रहे हैं। बोला नहीं सरपंच तो इनकी बेटे की बहू है। खुले आम कहते हैं हाँ मैं सरपंच हूं। एक बार मैं, ये करीब 15-18 साल पुरानी बात है, मैं समदड़ी के आसपास के गांव की बात बता रहा हूं। वहां मैं इंटरव्यू लेने गया था, तो वहां महिला सरपंच थी। मैं जब गया तो वहां एक पुरुष मुड्डे पर बैठे थे, 8-10 लोग बैठे थे। वहां परिचय हुआ तो पता चला कोई वाटर वर्क से हैं, कोई बिजली घर से हैं, वो उनको सरपंच साहब कह रहे हैं और सरपंच साहब महिला थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे इंटरव्यू लेना है महिला का जो सरपंच है।
उन्होंने कहा मैं ही सरपंच हूँ, मुझसे बात करो। सबने कहा हाँ सही साहब ही सरपंच है, आप इन्हीं से बात कर लीजिए। मैंने जिद की, मैं कहना मैं पत्रकार हूँ और मुझसे कहा गया कि महिला सरपंच है, उनका इंटरव्यू लूँगा। उन्होंने कहा वो गोबर थेप रही है गायों के पास, आप जाके ले लीजिए अगर देती है तो। मैंने कहा मैडम नमस्ते, मैं पत्रकार हूँ और आपका इंटरव्यू चाहिए। वो बोली ही नहीं, सिर नीचे किए हुए गोबर थेपती रही। मैंने फिर कहा मैडम आपका इंटरव्यू लेना, उसने पीछे बोला उधर जाओ वो देंगे। फाइनली मुझे उनके पास जाना पड़ा। वो हो गया इंटरव्यू। मुझे व्यंग से कहा उन्होंने मैं ही सरपंच हूँ, मुझसे बात करो। फिर उन्होंने बताया पाइपलाइन कहाँ डाली जा रही है, सड़क कैसे बन रही है, क्या बजट आया था। भारत की ये बुरी स्थिति इसलिए है कि हम लोग ये नहीं देखते कि आरक्षण देते समय महिला पढ़ी लिखी है या नहीं, उनको क्षेत्र का ज्ञान है या नहीं। कई सारे पार्षदों को पता ही नहीं कि उनका क्षेत्र कहाँ लगता है, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं। सरपंच महिला को पता ही नहीं है, प्रधान को पता ही नहीं है कि उनका क्षेत्र कहाँ लगता है और बजट किसको कहते हैं, मीटिंग क्या होती है, नोटिंग क्या होती है, नोट्स क्या होते हैं। तो पार्टी में जहां जहां जिस जिस महिला को टिकट दिया जाए उनसे शपथ पत्र लिए जाए, उनके पति पिता जेठ और ससुर के, कि आप फोन नहीं उठाएंगे, आप मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, वरना आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपको जेल में टिका दिया जाएगा। वरना ये सारी व्यवस्था, ये जितनी भी ये जो महिलाओं को मौका देने की बात है, बिल्कुल झूठ है, बकवास है, फर्जी है। केवल राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही है और महिलाओं को आगे करके अपनी दुकान चला रही है। खैर इस वक्त सामान्य पुरुष को मौका दिया जाएगा ऐसी बात चल रही है, तो अच्छा है। हम देखते हैं, हम यही हैं और ये कैमरा भी चालू है और इस बार देखते हैं किसको मौका मिलता है। लेकिन महिलाओं के लिए सभी पार्टियां प्लीज सावधान रहें। और मेरी बहन, किसी मेरी दीदी, किसी भाभी जी, किसी चाची जी को टिकट दिया जा रहा है तो ये देखें कि मेरे भाई साहब, मेरे जीजा जी, फूफा जी वहां पर फोन नहीं उठाए, उनसे शपथ पत्र ले लें। खैर मेरी बात बुरी लगी तो बड़ी लगती रहे और अच्छी लगी तो मजा आ गया। थैंक यू सर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।